जय हिंद, नमस्कार। भविष्य के सभी अफसरों को आप सभी का राइज अप एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं यशस्वी सिंह आज आप सभी के सामने प्रैक्टिस सेट 3 वो भी करंट अफेयर्स का लेके उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, डेट आ गई है 17-18 फरवरी यूपी पुलिस की। आप अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए। चलिए आज हम बिना किसी देरी के अपना प्रैक्टिस सेट 3 शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन करुणा भारतीय नौसेना द्वारा किस लिए चलाया गया। ऑप्शन ए देखते हैं, जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु, चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता हेतु, चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो ऑपरेशन करुणा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। आइए हम और डिटेल्स देखते हैं। तो भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू करके म्यांमार के चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने की पहल की थी। तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा, ध्यान रखिएगा, कहां? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम अपना इंडिया का मैप देखें तो ये पूर्वी साइड है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और इधर साइड है अरेबियन सी। तो पूर्वी साइड है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी, या जिसे हम अरब सागर बोलते हैं। तो मुख्यतः हमारे जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में आते हैं, बट अभी हाल ही में देखा गया है कि अब बे ऑफ बंगाल से ज्यादा जो हमारे चक्रवात हैं वो अरब सागर में बन रहे हैं, यानी अरेबियन सी में बन रहे हैं। तो क्या आप सभी को पता है ये हाल ही में ये फिनोमिना क्यों हुआ है, क्यों ज्यादा अरब सागर में चक्रवात उठ रहे हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से आंसर दीजिएगा। और हाल ही में कौन सा तूफान आया था जो अरब सागर में, जिसने गुजरात के कोस्ट को हिट किया था? आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। चलिए समझते हैं। तो तूफान बंगाल की खाड़ी में उभरा और 1982 के बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सबसे मजबूत चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया। किसमें? सबसे मजबूत चक्रवात। और कब के बाद? 1982 के बाद इसको सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी गई। सुपर साइक्लोन। अब आप सोच रहे होंगे साथियों ये सुपर साइक्लोन क्या होता है? तो देखो, सुपर साइक्लोन कोई नया टर्म नहीं है। जब एक साइक्लोन यानी एक चक्रवात की स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम सुपर साइक्लोन की संज्ञा दे देते हैं। समझे आप सभी? सुपर साइक्लोन क्या होता है? जब मैं प्रॉपर लेक्चर्स लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा साइक्लोन क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं, और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे एक साइक्लोन वीक हो जाता है। चलिए हम अपने अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वालों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघचक्र। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। साथियों ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन इन सभी ऑपरेशंस में से आपके पेपर में 2 सेम रखा मिलेगा। तो आप तैयार रहिएगा और अच्छे से देखिएगा। और हां, आप सभी के रिवीजन के लिए मैं ये स्लाइड टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नवगठित वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तो क्या पूछा गया है? वित्त आयोग। तो पहले हम स्टैटिक देख लेते हैं। वित्त आयोग का मेंशन हमारे किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। बात करें अगर हम अध्यक्ष की, इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे माननीय प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और इसका कार्य क्या होता है वित्त आयोग का? स्टेट्स और यूनियन यानी संघ और राज्यों के बीच टैक्सेस का डिवीजन, यानी संघ और राज्यों के बीच जो टैक्सेस का डिवीजन होता है उसके ऊपर रिकमेंडेशन करता फाइनेंस कमीशन। तो हाल ही में 31 दिसंबर 2023 को 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया। अरविंद पनगड़िया इसके पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।
अगर हम बात करें एनके सिंह, तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वाईबी रेड्डी हमारे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए और डिटेल्स देखते हैं। तो 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने डॉक्टर अरविंद पानगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया और ऋत्विक रंजनम पांडे को इसका सचिव बनाया गया, यानी कि सचिव यानी सेक्रेटरी। ये एक आईएएस रैंक का ऑफिसर होता है, सीनियर आईएएस होता है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। देखिए आपका एक ही क्वेश्चन के थ्रू कितने सारे फैक्ट्स रिवीजन हो गए। वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री द्वारा संकटग्रस्त विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई? मिशन लाइफ, पीएम श्री योजना, अवसर योजना, आरोग्य मैत्री। तो देखिए साथियों, चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? आरोग्य मैत्री। चलिए हम और डिटेल्स देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री योजना की घोषणा की। कब की? ये देख लीजिएगा, 13 जनवरी 2023 को, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को, किसके लिए? विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। किन देशों को करेगा? जो इनके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या मानवीय संकट आया हो। और इसी आरोग्य मैत्री योजना के तहत भारत एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित करेगा। चलिए बहुत ही बेहतरीन, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, क्या पूछा गया है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए हम और डिटेल्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ पालकों को प्रोत्साहित करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय पालकों को 10,000 और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गायों को 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके तहत वो कैटल रियरिंग यानी कि लाइव स्टॉक का जो प्रोडक्शन है उसको और बूस्ट कर सकें और इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ सके। चलिए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी? तो सैमसंग, रेडमी, वन प्लस, एप्पल। तो निर्यातक की बात की जाए तो हमारा सही आंसर होगा एप्पल। हाल ही में एप्पल ने सैमसंग को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी होने का खिताब पाया। देखते हैं, सैमसंग को पछाड़कर एप्पल भारत की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बन गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही में भारत से कुल 1.2 करोड़ शिपमेंट के निर्यात से एप्पल की बाजार में हिस्सेदारी 49% रही और सैमसंग की बाजार की हिस्सेदारी 45% हो गई। यानी कि हमारे देश में अब इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनी कोई फोन्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं तो वो है एप्पल के। इससे क्या भी पता चलता है कि भारत के लोगों के पास पैसा बहुत आ रहा है। वर्ष 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? नवरत्न, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया, एचएएल और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में नवरत्न का दर्जा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को मिला। किसको मिला था साथियों? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को। और हाल ही में ऑयल इंडिया को भी अगस्त में महारत्न का दर्जा मिला। ठीक है, चलिए और डिटेल्स ले लेते हैं थोड़ी सी हम। वित्त मंत्रालय ने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दे दिया। सीपीएससीज यानी कि सीपीएससीज का फुल फॉर्म सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी इनको हम सरकारी कंपनियां बोल सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट मेजर शेयर होल्डर होती है, यानी 51% गवर्नमेंट का हिस्सा होता है और 49% तक अदर शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो सीपीएससीज की लिस्ट में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 14वीं नवरत्न कंपनी बनी। कौन से नंबर की? 14वीं। अगर आप प्रेजेंट में ये क्वेश्चन पूछ ले
कि भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा 14। वित्त वर्ष 2023 के दौरान इसका सालाना टर्नओवर 11,676 करोड़ और नेट प्रॉफिट 1,700 करोड़ रुपए रहा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR, 12th फेल, टाइगर 3। तो ये टाइगर 3 तो भैया ऐसी फिल्मों को दूर तक छोड़ दीजिए, इनको कुछ नहीं मिल सकता। तो हमारा सही आंसर होगा गंगूबाई काठियावाड़ी। किसे मिला फिल्म फेयर पुरस्कार? गंगूबाई काठियावाड़ी को। फिल्म फेयर पुरस्कार भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई। ये फैक्ट देख लीजिएगा, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई। अब 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार में गंगूबाई काठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला और इसके निदेशक यानी क्या है? डायरेक्टर संजय लीला भंसाली जी हैं। कौन है गंगूबाई काठियावाड़ी के डायरेक्टर? संजय लीला भंसाली। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? द वेल, सक्सेशन, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, द एलिफेंट विस्परर्स। तो 2023 में ऑस्कर पुरस्कार एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला। क्वेश्चन नंबर 9, दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको मिला? दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वाति नायक, एरिका रॉबिन, नजमा अख्तर, वहीदा रहमान। तो 2023 में दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान मैम को मिला। ये देखिए उनकी फोटो है, देख लीजिएगा। 1960-70 के दशक के दौरान सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाली अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहेब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 1972 में सरकार ने वहीदा रहमान को पद्मश्री और बाद में 2011 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है। यानी कि इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया कप 2023 का विजेता कौन रहा? तो सबको पता होगा, ये तो एशिया कप 2023 का विजेता हम भारत वाले थे। बहुत ही बेहतरीन। चलिए हम और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। तो एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी। मेजबानी पूछ ले तो क्या आंसर हो जाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका, दो देशों ने मिलकर की थी। कुछ मैच पाकिस्तान में संपन्न हुए थे, कुछ मैच श्रीलंका में। तो भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। तो एशिया कप 8वीं बार एशिया कप भारत जीत गया था और श्रीलंका को 10 विकेट से बहुत जबरदस्त हार हराई थी। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप यादव जी को दिया गया। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहां आयोजित होने वाला है? लॉस एंजलिस अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, पेरिस फ्रांस और गोवा भारत। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाला है। कहां साथियों? पेरिस फ्रांस। और ये पेरिस फ्रांस किस महाद्वीप में आता है? तो यूरोप में। याद रखिएगा जब हम मैपिंग करेंगे तो मैं आपको ये सारे देश एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाऊंगा और आपको ऐसे याद करा दूंगा कि आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाएगी। मैं जैसे ही किसी देश का नाम लूंगा तो आपके दिमाग में उसकी इमेज और उसके आसपास वाले सारे देश चलने लगेंगे। तो जब बातें करेंगे हम मैपिंग के वीडियोस में। चलिए देखते हैं। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। हम और अन्य जानकारी देखते हैं। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होगा। कहां पे? लॉस एंजलिस अमेरिका में। 35वां ग्रीष्मकालीन खेल 2032 में होगा। कहां पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ये जो ओलंपिक खेल हैं 4-4 साल के गैप पे आयोजित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन हुआ? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया। और जो हमारा फाइनल मैच हुआ था वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था। और हमारा जो इंडिया है केवल लास्ट फाइनल मैच हारा था, बाकी इंडिया ने सारे मैच जीते थे। चलिए और डिटेल्स देखते हैं।
फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठा विश्व कप अपने नाम किया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का छठा विश्व कप है, ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रेविस हेड ने शतक बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से जीत दिलाई थी। तो किसने अंतिम मैच में शतक मारा था? ट्रेविस हेड ने। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि भारत ने अभी तक कितने विश्व कप जीते हैं। मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स का जवाब का इंतजार करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2023 किसने जीता? तो महिला टी20 विश्व कप भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। देखिए, पुरुष विश्व कप और महिला विश्व कप दोनों ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। चलिए हम और डिटेल्स देखते हैं। विजेता रही ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता रहा दक्षिण अफ्रीका और आयोजन स्थली थी दक्षिण अफ्रीका। चलिए, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाइज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऋषिराज, रणजीत राजन, वाईएस राजन और रूपाबाई। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वाईएस राजन ने ये बुक लिखी थी। और हम डिटेल्स देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की भतीजी डॉक्टर नाजिमा मरैकयार और प्रतिष्ठित इसरो वैज्ञानिक डॉक्टर वाईएस राजन द्वारा लिखित यह पुस्तक डॉक्टर कलाम के जीवन का समग्र ईमानदार रहस्योद्घाटन करती है। अब देखिए, यहां पे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था? डॉक्टर वाईएस राजन। डॉक्टर वाईएस राजन ना देकर डॉक्टर नाजिमा मरैकयार भी दे सकता है। तो ये दोनों आप नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। 2023 में ओजोन दिवस की थीम क्या रही? तो अगर हम बात करें 2023 में ओजोन दिवस की थीम थी, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना, ताकि पृथ्वी में जीवन बचाया जा सके, बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। चलिए और डिटेल्स देखते हैं। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब ओजोन दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को, याद कर लीजिएगा। 2023 में इसकी थीम अभी मैंने आपको बताया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को ठीक करना। ये हमारी 2023 की थीम थी। और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सुविचार की तरफ। आज का सुविचार क्या है? मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए। हर पल आपके लिए अवसर लेके आता है। आपकी क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप उस पल को कैसे जीते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर पर्सनैलिटी, हाउ यू टैकल अ सिचुएशन। तो आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, बने रहिए और जबरदस्त तरीके से हम एग्जाम को क्लियर करेंगे। राइज अप पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।